हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अभी हमारा जो इंडियन पॉलिटी और गवर्नमेंट वाला जो टॉपिक है, जो यूनिट है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर को हम क्या है सीरीज वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आज की वीडियो में हम जो हमारा लेक्चर 5th रहने वाला है, उसमें हम 2013 से लेकर के 2016 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर से यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा गया है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर जो डिस्कशन सीरीज है, वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला यूनिट था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने 1995 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चंस को कवर किया। यानी कि अगर हम पूरा एनालाइज करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, तो उसमें यूपीएससी के द्वारा इन 27 साल में टोटल 556 क्वेश्चंस पूछे। यानी कि अगर सिर्फ एशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एशियंट हिस्ट्री से ही 337 क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्ट एशियंट हिस्ट्री से पूछा है। वहीं पे अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मिडिवल हिस्ट्री से कितना 108 क्वेश्चन यूपीएससी ने मिडिवल हिस्ट्री से पूछा। अगर आप ओवरऑल भी अगर आप निकाल सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक बार एग्जाम में हर एक साल यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन इससे पूछे। वहीं पे अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से 221 और इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर बात करें, तो इसमें 193 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स में पूछा। यानी कि 190 क्वेश्चंस सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट से यूपीएससी ने इन 27 ईयर्स में पूछा। तो ये वाला यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। आपको अगर इन सब का पीडीएफ चाहिए नोट्स के तौर पे, तो आप द ओशियन ऑफ शिक्षा करके, द ओशियन ऑफ शिक्षा करके आप टेलीग्राम पे चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो वहां से आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं, और वहां पे आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। दूसरा जो यूनिट है हमारा, वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट का। इसमें अभी हमारा फर्स्ट सीरीज चल रहा है, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल ने 319 क्वेश्चंस पूछे 1995 से लेकर के 2021 तक में। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम से बात करते हैं, तो इसमें यूपीएससी ने टोटल 101 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ रखे हैं। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया और वर्ल्ड के रिगार्डिंग में बात करते हैं, तो इसमें यूपीएससी के द्वारा 132 क्वेश्चंस पूछे गए। वहीं पे अगर हम पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी की बात करें, तो इसमें से 31 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जुडिशरी लीगल राइट्स इश्यूज के रिगार्डिंग में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो इसमें आपको 55 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि इन टॉपिक से टोटल यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस हर साल पूछे। ये मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि 27 साल में यूपीएससी ने कितना पूछा है। अगर आप इन सबको 27 से डिवाइड करते जाओगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस का जो वेटेज रहा था, वो हर एक ईयर्स में यूपीएससी ने किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे थे। अभी हमारी यूनिट 2 चल रहा है। आज हम उसी के यूनिट 2 का जो हमारा फर्स्ट सीरीज है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें हम 2013 से लेकर के 2016 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3, जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन। ज्योग्राफी जिसमें हम इंडिया और वर्ल्ड दोनों को कंप्लीट करेंगे। इसमें भी हमारा 4 सीरीज डिवाइडेड रहेगा। पहला रहेगा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके लिए अगर हम बात करते हैं, तो आप जीसी लियोन को फॉलो कर सकते हैं, जीसी लियोन की स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं।
अगर हम सिर्फ यहाँ जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी में टोटल 515 क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने इन 27 ईयर्स में। अगर आप सिर्फ 2021 तक लेके चलो, 1995 से लेकर के इस ड्यूरेशन की बता रहा हूँ, अभी हम 2022 और 2023 को इंक्लूड नहीं किया है। फिर वहीं पे बात करते हैं, अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी से टोटल 123 क्वेश्चंस पूछे गए। वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें से टोटल आपको 189 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओनली 89 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटिकल ज्योग्राफी से पूछा। सबसे ज्यादा अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चंस निकल के आया है तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 233 क्वेश्चन सिर्फ अकेले ही इससे निकल के आया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से निकल करके आया। इससे आप बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें 70 क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा इन 27 साल में पूछे गए। अगर आप एवरेज भी निकाल लो तो आपके मिनिमम इससे 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। जब हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4, जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट के लिए। इसमें हमारी 5 सीरीज चलेंगे। पहला सीरीज होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफिक्स। दूसरा चलेगा प्रॉपर्टी प्लानिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तीसरा सीरीज होगा हमारा एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। चौथा सीरीज होगा हमारा इंडियन इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड। और पांचवा सीरीज होगा जो टेरिटरी सेक्टर है, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, उसके बारे में इंडियन इकोनॉमिक के संदर्भ में। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इन 27 ईयर्स में 385 क्वेश्चन सिर्फ इकोनॉमिक्स से पूछे गए। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक की बात करते हैं तो इसमें 103 क्वेश्चंस पूछे गए। प्रॉपर्टी प्लानिंग फाइनेंस से बात करते हैं तो इसमें 136 क्वेश्चंस पूछे गए। वहीं पे अगर हम एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इसमें 31 क्वेश्चंस पूछे गए। ट्रेड की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें 57 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और इंडियन टेरिटरी मतलब टेरिटरी सेक्टर की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में तो 58 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि इन 27 ईयर्स में पूछे गए थे। तो हमारा चौथा सीरीज होगा वो होगा इकोनॉमिक्स का। जब फोर्थ सीरीज भी हमारा यानी कि फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना 5वां यूनिट, जो कि होगा हमारा सी सेट, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है। हम सबको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2 स्टेज में पेपर लेता है, एक होता है जीएस, एक होता है सी सेट। तो जीएस के लिए तो आपको कट ऑफ लिस्ट के अंदर आना पड़ता है, लेकिन सी सेट आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको मिनिमम 33% लाने होते हैं। तो इसलिए हम सी सेट को भी साथ साथ में लेकर के चलेंगे। तो इस पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, अभी 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये डिस्कशन किस काम का है, क्यों आखिर हम प्रीवियस ईयर जो पेपर ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखे हैं उसको हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, अगर हम इन सभी पेपर को एनालाइज करते हैं तो हमें एक ये आइडिया मिल जाता है कि भाई हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जो हमारा इतना लेंदी अगर हम बात करते हैं जो सिलेबस है उसको क्या पता चल जाता है हमें, वो हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसको कवर करके अपना सिलेक्शंस का जो चांसेस है उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चलते हैं। यहाँ पे तो हम प्रीलिम से बेस लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो मेंस को भी बेस लेकर के चलते हैं। इसमें करते क्या है, वो सबसे पहले वो सिलेबस को एनालाइज करते हैं। सिलेबस एनालाइज करने के बाद वो मिनिमम 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर है उसको वो स्टडी करते हैं, काफी अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना सारा फोकस वो क्या करते हैं, सेलेक्टेड चीजों पे ही क्या करते हैं, फोकस करते हैं।
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि सिर्फ आप जियोग्राफी ऑफ इंडिया को देखिए तो 233 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इसका ओवरऑल भी निकाल लीजिए, अगर हम अगर हम इसका क्या करें, अगर निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कितना क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन 27 साल में टोटल आपको 8 क्वेश्चन, सिर्फ 8 से 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। किससे? सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स से। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो 4 क्वेश्चंस आपको मिनिमम इससे देखने को मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपको 2 क्वेश्चंस इससे देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये, अगर हम सिर्फ मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करो तो आपको ये पूरा आइडिया मिल जाएगा कि प्रिपरेशंस में किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। यही चीज़ आप मेंस में भी कर सकते हैं। मेंस के पेपर में आप सबको पता है कि मेंस के में GS1, GS2, GS3, GS4, उसके बाद 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, फिर आपके पास ऑप्शनल का पेपर होगा, उसके बाद इससे भी पहले आपका क्या होगा? प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स भी आपका क्या होगा? 2 होगा। जब आप ये सारे स्टेज कंप्लीट करते हो तब आप जाके थर्ड स्टेज पे पहुंचते हो, जो होता है आपका इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू भी क्रैक करते हो तब आपका सिलेक्शन होता है यूपीएससी में। उसके बाद आप एक अच्छे से पोस्ट पे बैठ करके काम करते हो। तो जितने भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, पहला काम वो यही करते हैं कि पहला वो अपना सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस उनसे क्या क्या रिक्वायरमेंट कह रहा है। उसके बाद वो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पेपर है उसको एनालाइज करते हैं, तब अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा डिस्कशन है वो यही चीज की गाइडेंस देता है कि किस टॉपिक पे आपको कितना ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए आज का पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 2013 से लेकर के 2016 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि जो हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री है, यानी कि भारतीय इतिहास के रिगार्डिंग में यानी कि इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में आपको ये बताना है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली में जो मेंबर्स थे जो कि प्रोविंस से आए थे, आपको इन 4 ऑप्शंस में तो बताना है कि कैसे वो पर्सन्स थे, यानी कि किस प्रोविंसेस से हमें वो देखने को मिलते हैं, यानी कि वो कैसे सदस्य थे, प्रांत से जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो किस तरीके से, कहाँ से इलेक्ट होके, यानी इलेक्ट होके आए थे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है, इलेक्ट होके आए थे, नॉमिनेटेड थे, या इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से थे, या सेलेक्टेड थे। तो आपको जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हैं जो प्रोविंस से आए थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय द पीपल्स प्रोविंस के द्वारा, यानी कि जो भी प्रांत थे उनमें से उनके डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुन करके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा गया था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वो नॉमिनेटेड पर्सन थे, और नॉमिनेट किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और जो मुस्लिम लीग है उनके द्वारा। तीसरा स्टेट, जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास, वो है इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स आए थे उसमें ये कहा, तीसरा ऑप्शन में ये कहा गया कि वो इलेक्टेड थे, चुन करके आए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी कि प्रांतीय विधानसभा के द्वारा वो निर्वाचित थे। और ऑप्शन डी कहता है आपसे कि जो सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, यानी कि संवैधानिक मामलों में उनकी जो विशेषज्ञता थी के लिए सरकार के द्वारा चयनित था। अब इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स आए थे प्रोविंस से वो कैसे आए थे। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी। तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हो, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। अगर हम बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स इलेक्ट होकर के आए थे वो पहले क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। किसके द्वारा? प्रोविंशियल जो असेंबलीज थे उनके द्वारा। फिर बात करते हैं इसमें इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइजेस थे, यानी कि इसमें अगर हम बात करते हैं जो स्वयं एक सीमित अधिकार, यानी कि मताधिकार के द्वारा ही क्या है वो चुने गए थे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं
तो उसमें से टोटल 389 मेंबर्स क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल मेंबर्स थे। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ये सवाल कब पूछा गया था? 2013 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के अंदर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नेंस ऑफ कंट्री है उनका फंडामेंटल क्या है। अगर बात करते हैं भारत के संविधान के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए क्या है, एक मौलिक है। ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी है फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और ऑप्शन डी है आपके पास फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे ना तो हमारे फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं ना फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपको ऑप्शन कट जाएगा। जब ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा तो ऑप्शन डी भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे गवर्नेंस की बात करें कि गवर्नेंस के लिए क्या फंडामेंटल है, ना कि सिटीजन्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं डीपीएसपी के बारे में। अगर हम डीपीएसपी के बारे में बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में देखने को मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में देखने को मिलेगा? आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक में किस बारे में बात रखी गई है? डीपीएसपी के बारे में बात रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 से 36 से लेकर के 51 तक। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमें फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। आर्टिकल 36 से 51 तक हमें डीपीएसपी देखने को मिलता है। अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये हमने कहाँ से बोरो किया है, यानी कि जो हमें डीपीएसपी का जो आइडिया मिला है वो हमने अडॉप्ट किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो या इसका प्रावधान हमें कहीं ना कहीं किस में भी देखने को मिलेगा? जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी आपको क्या है देखने को मिलेगा। तो जो डीपीएसपी है वो क्या करता है? स्टेट को गाइडेंस करने का काम करता है कि स्टेट को किस डायरेक्शंस में काम करना चाहिए, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट की इस्टेब्लिश करने के लिए का काम करता है हमारा डीपीएसपी। इसीलिए इसको कहा गया है कि फंडामेंटल है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए। अब जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 36 में और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, तो इसमें क्या मीनिंग रखा गया है? सेम वही मीनिंग रखा गया है जो कि पार्ट 3 में हमें देखने को मिलता है। पार्ट किसमें? 3 में देखने को मिलता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है जो पार्ट 3 है उसमें जो बात रखी गई है सेम वही मीनिंग हमें डीपीएसपी में देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 36 में। अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में तो डीपीएसपी में क्या है कि जो डीपीएसपी इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी की बात करता है। किसकी बात करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी का बात करता है। किसके द्वारा? डीपीएसपी के द्वारा बात कहा गया। अगर हम इसके एम की बात करते हैं, किसके बारे में? डीपीएसपी के अगर हम एम की बात करें, डीपीएसपी या अगर हम डीपीएसपी के एम की बात करते हैं क्या इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो आपको देखने को मिलेगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। फर्टर्निटी ये आपको इसका क्या देखने को मिलेगा? एम देखने को मिलेगा।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसका क्या काम है? वेलफेयर स्टेट बनाना। क्या बनाना? एक वेलफेयर स्टेट बनाना, वेलफेयर स्टेट, यानी कि एक सामाजिक कल्याण बनाना। इसका क्या है? एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे हमें देखने को मिलता है। अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो इसको 3 लेवल पे क्या है, क्लासिफाइड किया गया है। यानी कि अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ डीपीएसपी, तो इसमें आपको पहला देखने को मिलेगा सोशलिस्ट, दूसरा आपको देखने को मिलेगा गांधीयन, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा लिबरल। तो इन 3 तरीके से क्या है, डीपीएसपी को क्लासिफाइड किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे जो 3 चीजें मेंशंस हैं जो क्लासिफाइड किया गया है, सोशलिस्ट, गांधीयन और प्रिंसिपल। तो इसमें अगर बात करें हम, आर्टिकल जो हमारा 39A है, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A में क्या बात रखा गया है कि इक्वल प्रमोट प्रमोट इक्वल जस्टिस। ये बात आपको आर्टिकल 39 में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 41 में बात रखा गया है जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क। ओ सॉरी, आर्टिकल 41 में आपको देखने को मिलेगा राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि राइट टू वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, या हम पब्लिक असिस्टेंस की बात करते हैं, एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो ये आपको किसमें देखने को मिलेगा? आर्टिकल 41 में देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे बात करते हैं आर्टिकल, इसके बारे में 42 के बारे में, आर्टिकल 42 में क्या रखा गया है? जस्ट एंड ह्यूमंस कंडीशंस के बारे में बात रखा गया है फॉर वर्क। ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 में, अगर आप आर्टिकल 43 की बात करो तो आर्टिकल 43 में लिविंग वेजेस, वहीं पे फिर बात करते हैं डेकेंट स्टैंडर्ड, डिसेंट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ सोशल, सॉरी, स्टैंडर्ड से पहले आ जाएगा आपका जैसे स्टैंडर्ड लाइफ आ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उसके बाद आ जाएगा आपका सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटी। ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 43 में। वही बात करते हैं आर्टिकल 43A क्या कहता है, यानी कि आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A में सिक्योर पार्टिसिपेशंस की बात रखी गई है।
सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। यानी कि जो भी मैनेजमेंट के अंदर जो भी वर्कर्स हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है उनकी सिक्योर की बात आर्टिकल 43A में रखा गया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 47 इस बारे में, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में क्या कहा रखा है कि जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये रखा गया हमारा आर्टिकल 47 में। ये सारी चीजें रखी गई हैं सोशलिस्ट में। इसमें आपको देखने को मिलेगा सोशलिस्ट में। अब हम बात करते हैं गांधीयन में। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं किस बारे में, गांधीयन के बारे में, कि गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहता है। अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो ये, या हम बात कर सकते हैं जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसकी बात करें, तो वो आर्टिकल आपको 40 से लेकर के आर्टिकल 47 तक देखने को मिलेगा। कहाँ तक देखने को मिलेगा, आर्टिकल 47। अब जैसे देखिए, अगर हम आर्टिकल लाइन चेंज कर लेते हैं, हाँ। अब जैसे देखिए, जो हमारा आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। ऑर्गेनाइज ऑफ, ये बात कर सकते हैं पंचायत के बारे में, किसके बारे में, पंचायत, विलेज पंचायत। अब हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में एक तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और 1993 में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके क्या है, पंचायत और अर्बन एरिया में म्यूनसिपल म्यूनसिपल को ऐड करके रखा गया। तो इसका जो विचारधारा थी, ऑलरेडी महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी डीपीएसपी में, जो गांधी प्रिंसिपल के तौर पे हमें वहां पे ऑलरेडी देखने को मिलता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में भी क्या है आपको, जो गांधी प्रिंसिपल है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि प्रमोट क्या करने की बात रखते हैं, प्रमोट जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 43 में। फिर अगर हम आर्टिकल 43B की बात करें, आर्टिकल 43B, तो आर्टिकल 43 में बात करने को मिलेगा प्रमोट जो वॉलेंटियर्स फॉर्मेशन है, जो ऑटोनॉमस फंक्शनिंग है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल्स है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 43B में देखने को मिलेगा। यानी कि प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग
डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 43 बी में। वहीं पे अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 46 के बारे में, आर्टिकल 46 में क्या देखने को मिलेगा, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है एससी और एसटी के लिए या जो भी अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में बात रखी गई है। यानी कि अगर बात करो तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ जो भी एस के लिए और जो एस के लिए वो आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ की बात करते हैं, आर्टिकल 47 में क्या रखा गया है, आर्टिकल 47 की बात करते हैं तो आर्टिकल 47 में प्रोहिबिटेड जो कंजप्शन है उसके बारे में बात रखा गया, जिससे जो यानी कि इसमें बात रखी गई किस बारे में, प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड कंजप्शंस ऑफ इंटोजेक्टिंग, इसमें आपका ड्रिंक्स, एल्कोहल या ड्रग्स, एल्कोहल ड्रग्स आप इसको इंक्लूड करके रख सकते हैं। तो इनके प्रोटेक्शंस की बात यानी कि सोसाइटी के अंदर जितने भी जो अल्कोहल 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 यानी कि अल्कोहलिक चीजें होती हैं, जो ड्रग्स हैं ड्रिंक्स हैं, इन सब चीज से प्रोटेक्शन करना, सोसाइटी के इन सब के कंजप्शंस को खत्म करना आर्टिकल 47 में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ रखा है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये था हमारा गांधीयन प्रिंसिपल। अब अगर जो हमारा तीसरा जो आता है, तीसरा आता है हमारा लिबरल, जैसे देखिए अगर हम जो तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा डीपीएसपी का, वो आपको देखने को मिलेगा जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बेस पे देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिकल 44 से लेकर के आपको 51 तक देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए आर्टिकल 44 में क्या लिखा हुआ है, अगर हम आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो इसमें सिक्योर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा हुआ, यानी कि आर्टिकल 44 में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 45 में क्या देखने को मिलेगा, आर्टिकल जो 45 है इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन।
ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, और हाँ, जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वो 6 साल से लेकर के 14 ईयर तक के बीच में आपको, यानी कि 14 ईयर्स तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 48 के बारे में, किसके बारे में? 48। आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, इस पे देखने को मिलेगा ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे। ये बातें किस में रखी गई है? ये रखा गया है आपका आर्टिकल 48 के अंदर, साइंटिफिक लाइन। अब देखिए, अब आर्टिकल 48 की बात करते हैं। आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 48 में प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट का बात रखा गया है। इसमें आर्टिकल 48 ए, 40 आर्टिकल 49 में क्या रखा गया है? आर्टिकल 49 में जितने भी जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, जो आर्टरी या आर्टिस्ट हैं या हिस्टोरिकल इंटरेस्टेड जो भी चीजें हैं, उसको प्रोटेक्ट रखने की बात आर्टिकल 49 में कही गई है। यानी कि आर्टिकल 49 में रखा गया है प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स मोन्यूमेंट्स या जो भी प्लेसेस हैं, या बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्ट, जो भी हिस्टोरिक चीज है, हिस्टोरिक जो भी इंटरेस्ट वाली जो चीजें हैं, उसको प्रोटेक्ट करना, ये बात रखी गई है आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 में क्या रखा गया है? अगर हम आर्टिकल 50 की बात करते हैं तो इसमें जुडिशरी को सेपरेट किया गया है एग्जीक्यूटिव से। ये बात रखी गई है किसमें? आर्टिकल 50 में। यानी कि सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये बातें रखेगी आपको आर्टिकल 50 में। और आर्टिकल 51 में क्या रखा गया? आर्टिकल 51 में रखा गया है प्रोटेक्ट, सॉरी, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें यही बात, इसमें भी ये कहा गया है कि मेंटेन जस्ट एंड होनोरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, रिलेशन बिटवीन नेशन।
यानी कि सिर्फ हमें इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें शांति को ही प्रमोट नहीं करना है, बल्कि सिक्योरिटी भी मेंटेन करके रखना है। और एक देश के साथ, अगर हमारा देश किसी देश के साथ अच्छा रिलेशन है, तो उसको मेंटेन करना भी क्या होगा, हमारा जो दायित्व वो डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में रखा गया है। तो ये सारी चीजें क्या हमारी डीपीएसपी के अंदर रखा गया है, जो कि एक वेलफेयर स्टेट की इस्टेब्लिश की बात करता है, यानी कि एक स्टेट को निर्देश देता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाकर के अपना काम करना है। तो ये था एक एक्सप्लेनेशन, मैंने ओवरऑल आपको समझा दिया, यानी कि शॉर्ट में बता दिया कि डीपीएसपी के अंदर कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सवाल पूछा गया था 2013 में। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यदि ऐसा कोई संशोधन संविधान में संघीय या संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहता है, तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिका के द्वारा क्या है, स्मृति करने के लिए आवश्यकता होगी। यानी कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फेडरल कैरेक्टर को अगर चेंज करना हो, तो उसके लिए क्या होगा, जितनी भी जो लेजिस्लेचर है ऑल स्टेट के, तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा, रेटिफाइड किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है ना तो वन ना तो दो। हम इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको, फ्रेंड्स, आप आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर खुद एक बार कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट कर लें, या अगर कोई आपके पास नोटबुक है जिसमें आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते, तो उसमें आप पहले इसको एज ए टेस्ट की तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तब जाकर के आप देखें कि आपका आंसर सही जा रहा है या नहीं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। आपको कहाँ पे किस चीज की कमी है, रिविजन की कमी है, फोकस से पढ़ने की जरूरत है, रिमेंबर करने की जरूरत है, वो आपको इजीली पता चलता रहेगा। ये वीडियो इसलिए ही डिस्कस की जा रही है कि आपको एक गाइडेंस के रूप में काम करे कि गाइडेंस किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें फोकस करना है। तो ये वीडियो आप एज ए टेस्ट की तरह ही सॉल्व करें। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत। ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ना ही हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं क्यों। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करते हैं, जो उसके इंट्रोड्यूस की बात करते हैं, वो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउसेस में किया जा सकता है, ना कि सिर्फ लोकसभा में। यानी कि यहाँ पे जो ये ओनली वर्ड है, इसके वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ये सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा भी होगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यदि ऐसा कोई भी संशोधन होता है जो कि फेडरल कैरेक्टर को क्या करता है, चेंज करता है, तो संशोधन को कम से कम आधे स्टेट के द्वारा, यानी कि 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा रेटिफाइड की जरूरत होगी, ना कि सभी राज्यों की जरूरत होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्टेट, जबकि ऑल नहीं होगा, हाल्फ होगा। अगर आज के टाइम पे बात करें, जो 28 स्टेट है हमारी कंट्री में, अगर हम 2023 की बात करें, तो 28 का हाफ कितना होता है, 14। तो 14 यानी कि 14 स्टेट के जो स्टेट लेजिस्लेचर उनके द्वारा रेटिफाइड करना होगा। तो इसलिए हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास तीन ऑप्शंस मेंशन है। अब इन तीनों में को बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। यदि आप में से किसी भी कैंडिडेट ने 2022 या 23 में एग्जाम दिया हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि सिविल सर्विस के द्वारा ऑप्शन ही चेंज कर दिया गया, यानी कि इस टाइप के ऑप्शंस को हटा कर क्या कर दिया गया, कितने पेयर करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन ए था ओनली वन पेयर, ऑप्शन बी था ओनली टू पेयर, ऑप्शन सी था ओनली थ्री पेयर्स, और ऑप्शन डी था आपका ऑल पेयर्स। ऑल
पेयर। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या तो आप इस मेथड से भी बता लीजिए और नए ऑप्शंस के मेथड से भी बता लीजिए। सॉरी, यहाँ पे तो 3 ही है, तो चौथा जो आपको हो जाएगा नन ऑफ द एबव, यानी कि क्या हो जाता है आपको यहाँ पे नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑल पेयर्स आर करेक्ट, यानी कि जो तीनों के तीनों पेयर्स हैं वो करेक्ट हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स की बात करते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, यानी कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह एक क्या है, यह एक आंतरिक संवैधानिक निकाय है, यानी कि यह हमारा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे अलग से ऐड किया गया था। फिर जैसे प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, वो भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी कि अगर हम योजना आयोग की बात करते हैं, वो एक गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है। यह सरकार के द्वारा बनाया गया था और 1950 में एक संकल्प द्वारा क्या है, यानी कि संकल्प द्वारा भारत का यानी कि हम बात करते हैं रिजोल्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1950 के द्वारा एक रिजोल्यूशन के द्वारा इसे क्रिएट किया गया था। अब बात करते हैं जोनल काउंसिल्स के द्वारा। फ्रेंड्स, मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं बताया कि क्वेश्चन क्या था, तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आपके पास जो 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, तो तीनों ही मेंशन नहीं थे। यही क्वेश्चन पूछा था, 2013 में ही पूछा था। तो वही मैंने अभी बताया कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं देखने को मिलता, यानी कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनली पार्ट नहीं था, उसे हमने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐड करके बनाया। फिर वहीं पे अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, वो भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, उसको भी हमने हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 1950 में क्रिएट किया गया था और उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिजोल्यूशन लाया गया। वहीं पे जोनल काउंसिल्स के द्वारा बात करते हैं, तो ये अंडर फ्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत क्या है, इसको क्रिएट किया गया। लेकिन ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं था। अगर हम बात करते हैं फास्टर इनर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जो राज्यों के जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके तहत क्या है, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में टोटल 5 जोनल काउंसिल देखने को मिलता है। पहला है हमारा नॉर्दर्न, दूसरा है वेस्टर्न, तीसरा है ईस्टर्न, चौथा है सेंट्रल और पांचवा है हमारा साउदर्न। तो इसीलिए ओल्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर तो ऑप्शन डी है, बट जो न्यू ऑप्शंस लाए गए यूपीएससी के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी है कि हमारे तीनों ही पेयर्स क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये भी 2013 में ही पूछा गया था। 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे भी हम न्यू ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ओनली 1 पेयर्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑल पेयर्स करेक्ट। और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, वो ओरिजिन होता है प्लानिंग कमीशन से, यानी कि प्लानिंग कमीशन का एक अंग है, एक ऑर्गेन है। दूसरा ऑप्शन कहता है इकोनॉमिक एंड जो सोशल प्लानिंग है इज गिव इन द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में आर्थिक एवं जो सामाजिक नियोजन है, उसको समवर्ती कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, समवर्ती यानी कि समवर्ती सूची में रखा गया है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान निर्धारित करता है जो हमारे पंचायत को योजनाओं की तैयारी का कार्य सौंपा जाना चाहिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए। तो आपको बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा
दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि पहला स्टेटमेंट क्या है वो इनकरेक्ट है। तो अगर ये तो हो गया हमारा ओल्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगर देखिए ओल्ड ऑप्शंस में ये था कि आपको बस इतना पता है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है और ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे कि जिसमें पहला है वो तो होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन बी निकल जाता था। लेकिन इस मेथड में क्या था, एलिमिनेशन मेथड ही खत्म हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ओनली 2 पेयर्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो एक पावर्स है जो कि विलेज पंचायत को दिया गया है। अगर हम 32 आइटम्स की बात करते हैं, वो आज के टाइम पे क्या है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग को बात करता है, उसको प्लेस किया गया था अंडर एंट्री किसमें, 20 और आर्टिकल 40 में। और कहाँ पे, तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर वहीं पे बात करते हैं डीपीएसपी के अंदर, जो कि हमारा जो स्टेट पॉलिसी है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर क्या है, पंचायती राज के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो उसकी क्योंकि जो डीपीएसपी था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि डीपीएसपी जो 3 लेवल्स पे क्लासिफाइड किया गया था, सोशलिस्ट, गांधीयन और जो लिबरल था, उसमें गांधीयन प्रिंसिपल में बात रखी गई थी किसके बारे में, पंचायत के बारे में। तो डीपीएसपी में हमें पंचायत के स्टेप और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखने को मिलता है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। सिर्फ हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि पहला इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं नोट में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं, राज्य ग्राम पंचायत को संगठित ऑर्गेनाइज करने के लिए कदम उठाने की बात रखता है। उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तता सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने की क्षमता बनाने के लिए आवश्यक होगा। फिर बात करते हैं जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना आयोग के सदस्य क्या है, इसमें शामिल होते हैं, लेकिन यह एक अलग निकाय था। जबकि उसमें कहा गया था कि वो इसी का ऑर्गेन, तो नहीं ऑर्गेन नहीं है, एक सेपरेट बॉडी है। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या था, इनकरेक्ट हो गया था। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2013 में ही पूछा गया था। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस एक ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब इन चारों में से बताना वो किसका ऑब्जेक्टिव है। पहला है द प्रेम्बल एंड फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी का। दूसरा है प्रेम्बल एंड डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी का, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का हमें इकोनॉमिक जस्टिस एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। और चौथा है हमारा नन ऑफ द अबव। अब हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक जस्टिस है और जो सोशल जस्टिस है, ये डीपीएसपी के बारे में बात रखता है, यानी कि डीपीएसपी के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई डीपीएसपी तो कंफर्म। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेम्बल और डीपीएसपी के अंदर ही क्या है, हमें इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, जो इकोनॉमिक जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है हमें देखने को मिलता है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की बात करते हैं, तो उसमें जस्टिस किस किस लेवल पे बात रखी है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात रखी गई है। वहीं पे अगर हम डीपीएसपी की बात करें, तो उसमें एम रखा गया है क्रिएट करना एक सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन अंडर द सिटीजंस कैन लीड अ गुड लाइफ। और इसका एक एम ये भी रखा गया है कि इस्टेब्लिश करना सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू अ वेलफेयर स्टेट के लिए। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल है, यानी कि भारत के संविधान में किस अनुसूची में किसी एक दल बदल विरोध प्रावधान हमें देखने को मिलता है, यानी कि एंटी डिफेक्शंस जो रिगार्डिंग है वो किस हमारे शेड्यूल्स के किस शेड्यूल में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन बी है फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी है एट शेड्यूल, ऑप्शन डी है टेंथ शेड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि टेंथ शेड्यूल। अगर हम बात करते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था 52nd 57 सॉरी 52nd
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को क्या है ऐड किया गया था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को क्या रखा गया, इसमें प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2014 में पूछा गया था। अब इनमें से बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 शेड्यूल है, उन 12 शेड्यूल में से किस शेड्यूल के अंदर, अच्छा ये क्वेश्चन तो फ्रेंड अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि 10th शेड्यूल। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 64th क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रमोट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किसके अंदर इंक्लूड है। जो हमारे पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से बताना है कि किसके अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात रखी गई है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भाई डीपीएसपी के अंदर ही ये सारी बातें रखी गई है, आर्टिकल 51 के अंदर। इसका आंसर तो आप ऐसे ही आंख बंद लगा के कर दोगे कि भाई डीपीएसपी के अंदर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डीपीएसपी ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में, तो आर्टिकल 51 क्या है, किसके बारे में बात करता है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात रखी गई है। ठीक है, फिर ये सारी चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो हम आगे क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक मैं नोट में आप बेशक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट में ये कहा जा रहा है कि जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना एक प्रकार का वादा है, जो भारत एक संघ के रूप में क्या है, दीक्षा के समय किया गया था। फिर क्योंकि यह एक बड़े पैमाने पर क्या है, अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए क्या है, हमला या हमला के सदस्य राष्ट्रों कभी नहीं चाहते थे, और सभी सह यानी कि सह अस्तित्व में भी विश्वास रखते थे। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डीपीएसपी के अंदर जो लिबरल प्रिंसिपल्स है, उसमें आर्टिकल 51 के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा गया था। इसमें ये बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th और जो 6th शेड्यूल है, यानी कि भारत संविधान में जो 5वीं और जो 8वीं अनुसूची है, जो प्रावधान है, के क्रम में किसके क्रम में रखा गया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ऑप्शन बी है डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट। ये आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगा। डिटरमाइन द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ये आपको 11th शेड्यूल, सॉरी ये आपको 11th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट। अब इन चारों में से बताना है कि इसमें से जो 5th और जो 6th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इन चारों में से क्या मेंशन है, और उसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए। यानी कि अगर हम 5th एंड 6th शेड्यूल की बात करें, तो 5वां और जो 6ठा शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ जो भी शेड्यूल्स एरिया है या शेड्यूल ट्राइब्स है। और 6th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कंटेंट्स प्रोविजंस करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, जैसे कि स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, यानी कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बताना है हु या विच और द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के संरक्षक थे। ऑप्शन ए है संरक्षक है, ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है लोकसभा सेक्रेटरी, ऑप्शन डी है न्यायपालिका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो जाहिर से इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्डियन भी कहा जाता है, वो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है और वही उसकी प्रोटेक्ट की भी बात करता है। इसीलिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जैसे कि भारत संविधान द्वारा कहा गया है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ही क्या करेंगे, कार्य संविधान के संरक्षक होंगे। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2015 में ही पूछा गया था।
इसमें आपको ये बताना है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द प्रोविंसेस मेड इन द, यानी कि भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की और उसकी रक्षा करने के लिए में किया गया एक प्रावधान आपको इन चारों में से किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी है डीपीएसपी, ऑप्शन सी है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, जो मौलिक कर्तव्य है, ये हमने रसिया से इंस्पायर होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है आर्टिकल 51 ए में। ठीक है, कब ऐड किया था हमने? इसके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, सॉरी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 जो 2 हुआ था, इसमें तो हमने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में रखा, फंडामेंटल ड्यूटीज में रखा था। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है उसको शामिल करने का कि जो पीछे का जो विचार है वो ये था कि नागरिकों को याद दिलाना कि उनके पास भी क्या है, कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे उनके पास कुछ मौलिक अधिकार है, उसी तरीके से उनके पास कुछ मौलिक कर्तव्य भी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए क्या है, सरदार सरवन सिंह की कमेटीज बनाई गई थी, उनके द्वारा सिफारिश किया गया था कि लोगों के पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए। उसके बाद 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, उसमें 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज था वो ऐड हो जाता है। क्या कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दिलवाना, ये भी क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। और जो सरदार सरवन सिंह कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेड किया गया था, उसमें हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करके रखा था। आज के टाइम पे हमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2015 में ही पूछा गया था। इसमें आपको बताना है कि वेलफेयर स्टेट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसका विचार आपको किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है प्रेम्बल में, ऑप्शन बी है डीपीएसपी में, ऑप्शन सी है फंडामेंटल राइट में, ऑप्शन डी है 7th शेड्यूल। तो इसका आंसर आप इजीली बता दोगे। थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि भाई इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि हमें डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलता है। एक कल्याणकारी राज्य के लिए एक वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो किसके अंदर हमें देखने को मिलता है? डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि जिसमें राज्य अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण के संरक्षण की बात रखेगा, फिर उसमें भूमिका निभाएगा। जो हमारा डीपीएसपी है, भारत की केंद्र और राज्य सरकार को कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखने के लिए निर्देश करेगा, एक डायरेक्शंस देगा। डीपीएसपी के पीछे की अवधारणा ये थी कि जो पुलिस है, पुलिस राज्य के बजाय एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। जैसे कि औपनिवेशिक युग की बात करते हैं, तो दूसरे शब्द में अगर हम बात करें तो जो डीपीएसपी है उसको शामिल करने के पीछे का मेन मकसद ये था कि राजनीतिक लोकतंत्र के बजाय क्या है, हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। तो इसीलिए हमने क्या है, वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है किसमें रखा, डीपीएसपी के अंदर रखा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन बी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2015 में पूछा गया था। इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सिद्धांत देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। ये डीपीएसपी के रिगार्डिंग में, किसके रिगार्डिंग में? डीपीएसपी के। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो डीपीएसपी का जो प्रिंसिपल है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है, व्याख्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो डीपीएसपी का जो प्रोविंस है वो हमें किस पे, यानी कि इन सिद्धांत को निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है, इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शंस है, ऑप्शन है ओनली पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है ओनली दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी है पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा ना तो पहला स्टेटमेंट ना दूसरा स्टेटमेंट, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो आपको राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जिस तरीके से हम फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए हम नहीं जा सकते हैं। तो हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को नहीं जबकि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करता है। तो इसलिए जो हमारे इसका दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट।
अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या इसलिए की गई है क्योंकि इसमें एक कल्याणकारी, एक वेलफेयर स्टेट की विचारधारा रखी गई, एक कंसेप्ट रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो हमारा जो आर्टिकल 39 बी और सी है पर विचार करें, जो आय और धन में जो असमानता को कम करने का जो प्रावधान है, जो कंसेप्ट है, जो इकोनॉमिकल जो इनइक्वालिटीज है उसको कम करने की बात रखी गई है। यह सुनिश्चित करता है कि धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित ना रहे, यानी कि जो पैसा है, जो प्रॉपर्टीज है, वेल्थ है, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे, जबकि सोसाइटी में क्या है उसको प्रमोट इक्वली क्या किया जाए, यानी कि जो इकोनॉमिकली इक्वालिटी है उसको लाया जाए। तो इसीलिए इसका जो कंसेप्ट है आपको किसमें देखने को मिलेगा, डीपीएसपी में देखने को मिलेगा, और इसीलिए आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा गया था। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें आपको ये कहा गया है कि लोकसभा में संबंधित कोई भी विधेयक, यानी कि आप समझिए कि अ बिल पेंडिंग इन अ लोकसभा लैप्स ऑन द प्रोरोगेशन, यानी कि लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक 17 यानी कि 17 आसन पर क्या है समाप्त हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है राज्यसभा में बिल जब राज्यसभा के अंदर जब कोई भी बिल पेंडिंग रहता है तो जिसमें लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो विधेयक लोकसभा के भंग होने पर क्या होता है, ये यानी कि डिसॉल्व, यानी कि लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी ये क्या होता है, लैप्स कर जाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है सिर्फ हमारा पहला ही ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी है ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना ही दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट। इसका जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन बी मिलेगा, यानी कि सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है। अब देखते हैं क्यों। अगर हम प्रोरोगेशंस की बात करते हैं, डज नॉट इफेक्ट द बिल ऑफ एनी अदर बिजनेसेस पेंडिंग बिफोर द हाउसेस ऑफ द फर्स्ट स्टेट। इसलिए पहला जो, यानी कि पहला स्टेटमेंट में कहता है कि वो क्या करता है, लैप्सेस कर जाता है, जबकि वो लैप्सेस नहीं करता, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, वो क्या है, इनकरेक्ट। दूसरा करेक्ट है क्योंकि राज्यसभा में जो भी बिल्स हैं पास नहीं हो पाते हैं और लोकसभा जब लैप्स कर जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा से क्या है, नोटिफाइड कर दिया जाता है होल्डिंग के लिए। और जो ज्वाइंट सिटिंग है बिफोर डिसोल्यूशन, तो लोकसभा का जो डिसोल्यूशन होता है, यदि राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पहले एक संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना दी है तो इसीलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको जो राइट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2016 में पूछा गया था। इसमें बताना है कि भारत की जो संसद है राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची में से किसी भी बात करते हैं, किसी भी मत पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है यदि उस आशय का संकल्प द्वारा किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास लोकसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी इट्स अ टोटल मेंबरशिप। ऑप्शन बी है लोकसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, यानी कि लोकसभा की कुल सदस्यता में से कम 2/3 बहुमत से। सी है राज्यसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी इट्स टोटल मेंबरशिप, यानी कि राज्यसभा अपनी कुल सदस्यता से एक साधारण बहुमत से। और चौथा है आपके पास कि राज्यसभा बाय द मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत। अब आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है किसके रिगार्डिंग में, कि भारत की जो संसद है राष्ट्रीय हित से राज्य सूची में किसी भी मत पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है तो यदि उस आशय का संकल्प द्वारा किसके द्वारा पारित किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि यदि राज्यसभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची में किसी भी मामले पर कानून बनाना चाहिए तो संसद उस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगा। यानी कि बात करते हैं पार्लियामेंट क्या रहेगा, कंप्लीटली क्या रहेगा, उस पर
एलिजिबल रहेगा। इस तरीके से जो प्रस्ताव है उसको राज्यसभा द्वारा क्या है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 जो बहुमत है वो पारित करके वो ऐसा जारी कर सकता है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने 2023 से लेकर के 2016 तक के यूपीएससी क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस किया जो कि यूपीएससी ने डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछ रखे थे। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। और यदि आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस देना है तो वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में एडवाइस दे सकते हैं। और आपको जो पीडीएफ नोट्स चाहिए उसके लिए आप द ओशन ऑफ शिक्षा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ के फॉर्म में मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।